नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज का खास कार्यक्रम टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ दीपक राज सुमन। तो राज्यसभा चुनाव में नीतीश कुमार समेत एनडीए के 5 उम्मीदवारों की जीत के बाद अब बिहार में चर्चा ये हो रही है कि मुख्यमंत्री कब बिहार में इस्तीफा देकर दिल्ली की राजनीति में भूमिका निभाना शुरू करेंगे। पहले बताया गया था कि 14 मार्च को मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा देंगे और राज्यपाल उन्हें नई सरकार के शपथ ग्रहण तक अपने पद पर बने रहने को कहेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगले 2 से 3 हफ्ते मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने की कोई योजना नहीं है। ऐसे में बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री को अभी इंतजार करना पड़ेगा। ये साफ है कि चाहे जब भी नेतृत्व परिवर्तन हो, बिहार की राजनीति में ये एक नए अध्याय की शुरुआत और एक युग का अंत माना जाएगा। तो आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे टू द पॉइंट में। देखिए, राज्यसभा सांसद बनने के बाद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की अपनी भूमिका से अभी दूर नहीं हुए हैं। जब तक नए मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं होता, वो एक एक दिन का इस्तेमाल करना चाहते हैं और ऐसा करते हुए नजर भी आना चाहते हैं। राज्यसभा चुनाव से पहले वो 4 दिनों के सीमांचल दौरे पर निकले थे। राज्यसभा सांसद बनने के बाद वो भागलपुर और बांका की समृद्धि यात्रा पर निकले हैं। रिपोर्ट देखिए। बिहार तो जब खड़ा होकर के बताओ भैया होने वाला ना, खड़ा होकर बोला ठीक है ना, तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है उस संकल्प को पूरा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तक जितनी यात्रा की पूर्ण किया, इस यात्रा को भी वो पूर्ण करेंगे और बिहार की तरक्की के लिए, बिहार में अमन के लिए, शांति के लिए, प्रेम के लिए, भाईचारा के लिए और बिहार को टॉप 5 राज्य में खड़ा करने के लिए जो उनका संकल्प है उसको आगे बढ़ाने की दिशा में कार्रवाई। बिहार के अंदर नेता ने काम किए, काम करके दिखाने का काम किए। एक नशा है उनको काम करने का, प्यार है बिहार से इतना कि राज्यसभा का नामांकन भी उन्होंने किया। उसके बावजूद बिहार से जो प्यार है, जो बिहार वासियों में आस्था रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, आज भी दिखाने का काम कर रहे हैं कि वो हर घर जाने को तैयार हैं, हर जिले में जा रहे हैं। अभी सीमांचल में प्रवेश किए हैं, वहाँ रुकेंगे भी। वो जो अधूरा कार्य उसको पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करेंगे। मैं ऐसे नेता को बार बार प्रणाम सलाम करता हूँ, जज्बा को सलाम करता हूँ और देशवासियों से कहना चाहता हूँ, सीखने की ज़रूरत है। जो इतने उम्र के पड़ाव पे हैं, सब लोग कर आप आराम करिए, उसके बावजूद उनको काम करने का नशा है। बिहार कैसे आगे बढ़े। नीतीश कुमार जी राजनीतिक कार्यकर्ता है ना, कोई संपत्ति खरीदने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। अरे राजनीतिक कार्यकर्ता, क्लाइमेट लीडर, ग्लोबल थिंकर, अपर हाउस में जा रहे हैं तो अपनी प्रभावकारी भूमिका और बिहार में जो एनडीए की सरकार है उसके जो कार्यकलाप हैं उन तमाम चीजों पर दिशा निर्देश देते रहेंगे। हम लोग की उम्मीद है, विधायकों को आश्वस्त उन्होंने किया है कि मैं हूं ना कि बिहार में कुर्सी हड़पो नीति, बिहार में कहीं ना कहीं सत्ता और सत्ता की मलाई की नीति और सत्ता के लिए जनता और जनता के हितों को तिलांजलि देने वाली नीति चल रही है। जिस तरह से एनडीए के अंदर मुख्यमंत्री के बनाने के लिए यहां पर एक दूसरे के साथ जो होड़ लगी हुई है, यह स्पष्ट रूप से बताने के लिए काफी है कि बिहार में अब मुख्यमंत्री का कुर्सी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ में लेना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वह स्पष्ट रूप से दिख रही है। लालू के लाल अभी भी
90 से 2005 वाले बिहार में जी रहे हैं, जब राज था इनके माता पिता का और साथ में राज था अपराधियों का, गुंडे बदमाशों का, अपहरणकर्ताओं का, बेईमानों का, भ्रष्टाचारियों का। वो बिहार जिसमें एक गरीब आदमी भी पलायन करने को मजबूर था क्योंकि उसकी जिंदगी की भी सुरक्षा नहीं थी, कोई रोजगार नहीं था। तेजस्वी जी, अब ये 2026 का बिहार है। आप लोगों ने तो बहुत भारी कैंसर दिया, ठीक करते करते कुछ वक्त लग गया, पर आज वो बिहार है जहां पे मरीन ड्राइव पे रात के 2 बजे आप भी अपने परिवार के साथ जाते हैं। राज्यसभा सांसद करेंगे। नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पे निकल गए। हो गया। नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पे निकल गए। हो गया। नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पे निकल गए। हो गया। नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पे निकल गए। हो गया। नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पे निकल गए। हो गया। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। तो देखिए, नीतीश कुमार अब दिल्ली चले हैं, लेकिन अब सवाल है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी के तरफ से अपना प्रयास जारी है, जेडीयू के तरफ से भी प्रयास जारी है। देखना होगा मुख्यमंत्री के तौर पर कौन आता है, क्योंकि पिछले 20 सालों से तो जो बिहार का युवा है खासतौर से नीतीश कुमार को ही अपना मुख्यमंत्री मानता रहा है, जानता रहा है, और जब से वो जनरल नॉलेज पढ़ रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रूप में ही देख रहा है। बीच में अगर 9-10 महीने जीतन राम मांझी का छोड़ दिया जाए तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। खास मेहमान अभी 2 जुड़े हुए हैं, 2 और जुड़ेंगे। मनु जी हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं और शैली विनोद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, और उसके बाद डॉक्टर राकेश रंजन जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आप तीनों का स्वागत। और मनोज जी, देखिए, अब तो सबसे पहले आप ही से शुरुआत करेंगे। राज्यसभा सांसद तो बन गए नीतीश जी, अगला सीएम कौन होगा माना जाए, जेडीयू से, या फिर आप लोगों ने भी अब कह दिया कि भाई अब हम लोग 20 साल चला लिए, अब बीजेपी अपना सीएम बना ले? नमस्कार दीपक जी, सभी लोगों को नमस्कार। देखिए, सरकार तो बनेगी, सरकार तो ऐसा है कि नहीं बनती है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कब तक मुख्यमंत्री के रूप में रहते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर है। जब 1999 में अटल वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी, उस समय अप्रैल में, तो उस समय फरवरी में ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री गिरधर गोमांगो हो गए थे। उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया था, तो वो 2 महीना मुख्यमंत्री भी रहे और आकर लोकसभा में अपना वोट भी दिया था। तो इसीलिए ये चीज तो उनके विवेक के ऊपर है दीपक जी, वह कब इस्तीफा देंगे। तो जब वो इस्तीफा देंगे, और जो अपने यहाँ प्रक्रिया है कि जब हम गवर्नर को इस्तीफा सौंपते हैं तो गवर्नर नई व्यवस्था होने तक उन्हें केयर टेकर सरकार के रूप चलाने के लिए देती है। तो पहले मुख्यमंत्री जी का अभी इस्तीफा हो जाए, उसके बाद शीर्ष नेतृत्व जो है 5 दल के, वो लोग आपस में बैठेंगे। नहीं, वो तमाम चीजें ठीक है, हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि क्या जेडीयू का मुख्यमंत्री बनेगा? 5 दल तो बैठेंगे, वो ठीक है, तो कोई गारंटी नहीं। देखिए, जो भी जिसका भी मुख्यमंत्री बनेगा, हाँ, वो जब 5 बैठेंगे उसके बाद ही निर्णय हो सकता है। मतलब आज जनता दल यूनाइटेड इस स्थिति में भी नहीं है कि ये कह सके कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। आमतौर से पिछले 20 सालों से आप इस बात को कह रहे हैं।
मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि जनता दल यू के कार्यकर्ताओं को भी मांग है, नेताओं की भी मांग है, मतलब कि बताइए, हमारे दल से ही मुख्यमंत्री ठीक है सर, हो। बताइए ऐसी स्थिति हो गई कि अब आप लोग मांग कर रहे हैं, जैसा कि हम लोग अब पहले भी क्या कहा जाता था। शैली विनोद जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शैली जी, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, आप लोग यानी विपक्ष की तरफ से हमेशा कहा जा रहा था चुनाव होने दीजिए फिर एकनाथ शिंदे वाला हाल हो जाएगा। पिछले 20 सालों से हमने बिहार में तो कभी नहीं सुना कि जनता दल यूनाइटेड बीजेपी से मांग रही है, जबकि जनता दल यूनाइटेड देती थी बीजेपी को और भारतीय जनता पार्टी को जितना मिलता था उस चीज़ में वो खुश रहता था। आज स्थिति ऐसी हो गई कि भाई अब हमें दे दीजिए मुख्यमंत्री पद, अब तो मुख्यमंत्री पद मांग भी नहीं रहे हैं, ऐसी स्थिति हो गई। अब तो एक भी हमने नेताओं को नहीं सुना जनता दल यूनाइटेड का कि वो ये कह रहा हो कि अब हमारा सीएम फिर से बनने जा रहा है। जी, मतलब ये महाराष्ट्र कर्नाटका भी वाली जो पॉलिटिक्स है वो बिहार में लागू हो गया है। जी जी, देखिए हम बहुत पहले से ही कह रहे थे, और क्योंकि जो बीजेपी का जो मोडस ऑपरेंडी है वो जिसके साथ रहती है उसी को निगल जाती है। तो इनका हम बहुत पहले से ही बोल रहे थे और हमें चाचा जी के साथ पूरी सहानुभूति है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी इनके चंगुल में फंस गए, हम बिहारी जो है 2 गुजरातियों के चंगुल में फंस गए, ये बहुत अफसोस की बात है। और धीरे 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 ये अपना शिकंजा बिहार में कसते चले गए और सारी दुनिया देख रही थी, पता नहीं नीतीश कुमार जी क्यों वैसे शुतुरमुर्ग बन गए जिनका जो चेहरा था वो बालू में घुसा हुआ था। पूरी दुनिया देख पा रही थी कि कैसे धीरे 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 करके उनको निगला जा रहा है। एक बिहारी होने के नाते मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा है इस बात को लेकर के कि हमें 2 गुजराती लोग चलाएंगे हमारे बिहार को, वो बिहार जो पूरी दुनिया को और पूरे देश को दिशा देता था और एक हमेशा दिशा देता रहा है, वो ऐसा राज्य बन गया जिसके ऊपर मोदी जी और शाह जी हावी हो गए। और नीतीश कुमार जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ जदयू के भाइयों से कि भाई नीतीश कुमार जी जो हैं इधर चला मैं उधर चला, मैं किधर चला, समझ में नहीं आता है कि वो चाहते क्या हैं। कुर्सी देखिए, कुर्सी अगर नहीं छोड़ा जा रहा है मतलब किसी एक चीज पे क्यों नहीं टिक करके है नीतीश कुमार जी। आखिर आइडियोलॉजी क्या है बीजेपी की, तब भी आइडियोलॉजी समझ में आती है कि उनका आइडियोलॉजी क्या है। अच्छा ठीक है, नीति राकेश जी शाह जी का और मोदी जी का, लेकिन जदयू की आइडियोलॉजी क्या है। चलिए ठीक है, राकेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश जी, जदयू, ठीक है मैडम, आइडियोलॉजी को अगर आप देखें जी, ठीक है। राकेश जी जुड़े, एक रिएक्शन उनसे भी ले लेते हैं। राकेश जी, देखिए मैं खुद बिहार से हूं और पिछले 20 सालों से तो नीतीश कुमार को मैं देखते रहा हूं और नरेंद्र मोदी और अमित शाह तमाम अगर राज्यों को देखें तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पे उस तिलिस्म को तोड़ दिया जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपनी सरकार नहीं बनाई। अगर 1-2 राज्य को छोड़ दिया जाए तो, या वो पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, लेकिन हिंदी भाषी जितने भी राज्य हैं वहाँ हर जगह से तिलिस्म को तोड़ा गया। यूपी जैसे राज्य में भी उन्होंने फतह हासिल की। बिहार एकमात्र राज्य था जहां समाजवादियों का गढ़ था। आप लोग समाजवादी से आते हैं, नीतीश कुमार समाजवादी से आते हैं, रामविलास जी, तमाम जितने भी घटक दल हैं वहाँ पे जितने भी दल हैं वो सभी समाजवादी हैं। वहाँ पे नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते भी हैं, इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को फ्रंट पे नहीं आने देते। अब आपको नहीं लगता कि नीतीश जी को अब साइड लाइन अगर किया जाएगा और अब भारतीय जनता पार्टी फ्रंट पे आती है तो अगले 15-20 सालों के लिए आरजेडी के लिए भी दिक्कत होने वाली है। 20 साल तो नीतीश जी के वजह से बनवास झेला, अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई 15-20 साल और बनवास हो जाएगा। ऐसे में आप लोगों को नीतीश जी को समझाना चाहिए कि भाई आप लोग हमारे समर्थन से रहिए, निशांत बाबू को बना दीजिए, बीजेपी से तो हम बाद में लड़ लेंगे, अभी तो चीज़ों को बचाइए। जी दीपक जी, आपको नमस्कार, इस पैनल में बैठे हुए साथियों को भी नमस्कार, आपके व्यूअर को भी नमस्कार। आपने ये जो तमाम जो सवाल किए, ये सवाल हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी शुरू से कहते आ रहे हैं कि हमारे माननीय सीएम श्री नीतीश कुमार जी, जिनको
तो चाचा जी हमेशा बुलाते हैं, वो तो हमेशा से कहते आए हैं, चुनाव के पहले से भी कहते रहे हैं कि नीतीश जी को हाईजेक कर लिया गया है, जेडीयू को हाईजेक कर लिया गया है। और निश्चित रूप से बीजेपी का पूरा ये इतिहास देखिए कि अपने सहयोगी दलों के जिसके भी साथ रहे उनको निकलते रही है, चाहे वो उड़ीसा आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए। तो हमारे नेता तो कहते आ रहे हैं कि नीतीश जी का भी शिंदेकरण हो रहा है, तो उसी की तरह एक तरह से एक रिफाइंड वर्जन में जेडीयू को भी खा गए लोग। और जेडीयू के खुद जेडीयू के नेता कार्यकर्ता तो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है जो बीजेपी के एजेंट की तरह बन करके और नीतीश जी को हाईजेक करके तमाम जो चीजें रचे हैं। रही बात समाजवाद की, तो निश्चित रूप से चाहे वो लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, शरद जी हैं, रामविलास जी हैं, तमाम जो लोग थे जो जेपी आंदोलन से निकले हुए लोग थे, समाजवाद के अलग अलग एक तरह से मीन्स मजबूत जो है धारा के लोग थे, मजबूत उसके एक जड़ थे कह लीजिए। तो निश्चित रूप से इनकी यही प्रॉब्लम रही है कि बिहार में एक जो शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, गरीब, मजदूर की पैरवी करने वाली जो विचारधारा है जिसके लिए लोग लड़ते रहे हैं, वो धारा इतनी मजबूत थी जिसमें लेफ्ट भी बहुत मजबूती से जुड़ा रहा, उसको कभी तोड़ नहीं पाते थे। तो क्या करें, तो नीतीश जी को उन्होंने अपना एक शिकार बनाया, क्योंकि रामविलास जी नहीं रहे, शरद जी नहीं रहे, अब तीसरा एक मजबूत जो मीन्स एक स्तंभ थे उनको जो शिकार बनाया। दूसरा गलत ये रही कि हम जो कभी भी आप देखें हमारा इतिहास रहा है कि हम सत्ता के लिए विचारधारा से कभी कंप्रोमाइज नहीं किए, ठीक है। लेकिन नीतीश जी ने सत्ता के लिए तो विचारधारा से कंप्रोमाइज करते रहे और बीजेपी ने इनका उपयोग किया और धीरे 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 ऐसे निकलते रही। आप देखिए ना कि कैसे भी आज जेडीयू की जो स्थिति थी, शुरू में आप देखिए इलेक्शन में ही जो 144 सीटों पे लड़ी थी उसके बाद बराबर पे लेके आई, उसके बाद वो कहती थी कि मुख्यमंत्री की बात आई तो कहने लगी। आप इसके पहले थोड़ा सा और पहले जाइए दीपक जी, आप विजय सिन्हा जी का बयान आप सुनिए, उन्होंने खुलेआम अपने कार्यकर्ताओं से कहे थे और या के सामने कहा तो उन्होंने कि उनका सपना है, अटल जी का सपना जो बिहार में बीजेपी की पूर्ण सरकार बनाने मेरे ख्याल से ज्ञान भवन में इस बात का उन्होंने जिक्र किया था। जी इसके पहले और देखिए जेपी नड्डा जी की बातों को आप सुनिए, वो तो कहते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना ही उनका प्राइमरी लक्ष्य है। ठीक है। और इस चीज को उसी के लिए चाहे जेडीयू में जितने भी अपने एजेंट उन लोगों ने रखा और उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों ने ऐसे नीतीश जी को हाईजेक किया कि आज स्थिति ये है कि जो चीजें जेडीयू डिसाइड करती थी, समाजवादी धारा के लोग डिसाइड करते थे बैठ के, आज जो है राजनीति, बिहार की राजनीति पूरी बिहार जो है पूरा बीजेपी की कैप्चर में। एक लास्ट बात, ठीक है मनोज ठीक है सर, अभी देखिए, ठीक है मनोज जी भी जुड़े, मनोज जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है सर राकेश जी, मनोज जी एक और महत्वपूर्ण चीज है, मनोज जी हम आपसे ये समझना चाहते हैं, अगर बिहार के पॉलिटिक्स में देखा जाए तो पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में हुआ करती थी, फिर उस कांग्रेस पार्टी को कमजोर राष्ट्रीय जनता दल ने किया और फिर राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में आई और फिर कांग्रेस उसके पीछे पीछे चली, आज तक वो कारवां जारी है। अभी यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में है, जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में हो गई, अब जेडीयू पीछे पीछे चलेगी। आपको नहीं लगता कि आने वाले 10 सालों बाद जेडीयू की स्थिति भी कमाबेश वैसी हो जाएगी जैसी कांग्रेस पार्टी की है अभी नंबर्स में? देखिए दीपक जी, राजनीति में कल क्या होगा इस पर कोई व्यक्ति नहीं कह सकते हैं। कल क्या होगा, इसीलिए सर राजनीति भी की जाती है। 20 साल दूर की रणनीति लेकर कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां चलती है कि 10 साल बाद हमें क्या करना है। देखिए वही बात मैं कह रहा हूं ना कि जिस कांग्रेस के सर्वे सर्वा इंदिरा गांधी रही, सोनिया गांधी रही, उनके खिलाफ राजद ने किन किन शब्दों का उपयोग किया है
वो अगर अभी आप बोल दिया जाए तो लोगों के दांती लगना शुरू हो जाएगा। तो मैं वही कह रहा हूं कि कल कहाँ राजनीति जाएगी, किस करवट बदलेगी, आप इतिहास उठा के देखिए ना। नहीं तो आपको लगता है कि अभी भी संभावना है, जो आप आशंका जता रहे हैं कि राजनीति किस और करवट लेगी, अभी भी आपको लग रहा है कि 10-20 दिन बाद कहीं ऐसा ना हो आरजेडी के साथ गठबंधन हो जाए, निशांत बाबू सीएम बन जाए? नहीं, आरजेडी देखिए बिहार में अब तो आरजेडी कोई मतलब ही नहीं रह गई ना। आप नहीं, लेकिन मनोज जी एक सच बात है, देखिए सर मनोज जी एक चीज आप भी मानते हैं और मेरे ख्याल से शैली विनोद जी भी मानती होंगी और राकेश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। स्क्रीन पे लाइए शैली जी को और राकेश जी को। आप तीनों मानते होंगे कि जब तक आरजेडी थोड़ी सी मजबूत स्थिति में थी, जनता दल यूनाइटेड को न बीजेपी हिलाने की कोशिश की, न नरेंद्र मोदी न अमित शाह, थोड़ा सा नंबर्स ज़्यादा था, आपको हमेशा राष्ट्रीय जनता दल ने बचाया। थोड़ा कमज़ोर हुआ, बीजेपी ने दबाव दे दे के कभी आवाज़ खाली करवा लिया, कभी कुछ और करवा रहा है, कभी कुछ और करवा रहा है। अभी 40-45 सीट होता राष्ट्रीय जनता दल के पास तो आप लोगों को हटाने की हिम्मत नहीं करता भारतीय जनता पार्टी। देखिए इसमें हिम्मत की क्या बात होती है? अरे सर हिम्मत नहीं की बात है, जो नियम है नहीं, ये सब कोई हिम्मत उम्मत की बात नहीं होती है। अभी तो पहले आरजेडी जो अपने महागठबंधन में जो टूट का खतरा है, हाँ। उसको न पूरा करें। अच्छा। अगर कभी अभी उनके एक एमएलए जो वोट नहीं दिए वो अगर निकल गए तब तो वो विपक्ष के नेता भी नहीं रहेंगे। कांग्रेस का तो कोई वजूद ही समाप्त हो गया। तो ये लोग अपना देखे, अब जदयू और बीजेपी या रामविलास जी की पार्टी या जीतन राम मांझी जी की पार्टी, ये लोग अपना है, राजनीति में अपना चलता है। चलिए हम ठीक है। जब कम भी थे तो भी हम मुख्यमंत्री थे। ऐसा थोड़ा दीपक जी है कि हम जब कम नहीं थे तो मुख्यमंत्री है। और अभी भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता का भी आप बयान दिखा दीजिए कि जिसमें उसने कहा कि बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री होगा। ऐसा तो कोई आदमी नहीं तो वो ये भी तो नहीं कह रहे ना कि नीतीश बाबू के कोई उत्तराधिकारी बनेंगे, क्योंकि भाई आज तक 20 सालों में हमने कभी नहीं सुना कि जे बीजेपी का बनेगा। अब गूंज सुनाई देती है। खैर इस पे भी आएंगे। शैली जी एक महत्वपूर्ण चीज है, देखिए कांग्रेस ठीक है सर, कांग्रेस पार्टी की तरफ देखिए। कांग्रेस पार्टी आज ना सरकार बनाने की स्थिति में, ना आरजेडी स्थिति में, फिर भी आप लोगों को लगता है कि भाई कम से कम बीजेपी को प्रवेश ना दिया जाए बिहार जैसे राज्य में। आपके लिए तो ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी, आप भी राष्ट्रीय पार्टी, आप लड़ लेंगे आर पार, कोई दिक्कत नहीं है। एक राज्य में गड़बड़ भी हो गया तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप लोग तो चाहेंगे ना कि नीतीश जी की पार्टी रहे, तो चलिए आने वाले समय में लड़ाई भी ठीक रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ तब तो सब साफ। जी देखिए, हम जो है तमाम अपोज रहे हैं नीतीश जी के आइडियोलॉजी को कॉम्प्रोमाइज करने को लेकर के। उसके बावजूद भी हम कभी नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से हमारे बिहार राज्य का मुख्यमंत्री हो, ऑल सेड एंड डन। देखिए, और जो जदयू की जो हालत है और भी बीतते समय के साथ खराब होने वाली है। कुछ भी हो, ऑल सेड एंड डन, जो अपने जदयू के मेरे भाई साहब बोल रहे थे कि हम जो खत्म हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो राजद खत्म हो रही है, हमारा बेस खिसक रहा है। हम आपको बता दें कि हम जो है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर हम नहीं, क्या कांग्रेस जाकर के भाजपा में मिल जाएगी? आइडियोलॉजी भी कुछ चीज होती है, अगर विचारधारा ही नहीं है तो फिर क्या है, आप बता दीजिए। तो कहने का मतलब है कि यहाँ सिर्फ खेल इतना छोटा नहीं है, खेल जो लड़ाई है वो बहुत लंबी है, सिर्फ इतनी छोटी नहीं है। चुनाव जीतने और हारने तक सीमित नहीं है। हम आप बहुत शॉर्ट टर्म में चीजों को देख रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म में चीजों को देख रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद नीतीश जी से हमारी एक वैचारिक मतभेद होने के बावजूद भी हम ये नहीं चाहते हैं कि जदयू से मुख्यमंत्री नहीं हो और भाजपा से कोई मुख्यमंत्री बन जाए। ये हम कतई नहीं चाहेंगे, क्योंकि जो भाजपा है उससे हमारा, भले ही नीतीश जी
प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं अपनी आइडियोलॉजी को, लेकिन लिखित में आइडियोलॉजी है वो समाजवादी आइडियोलॉजी है। जेपी और लोहिया से निकले हुए ये पार्टी है जदयू। इसीलिए हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो भाजपा जो एक कट्टर हिंदू पार्टी है, अल्ट्रा नेशनलिज्म में बिलीव करती है, हिटलर के स्टाइल में काम करती है, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी के बदले वो आए, जो भी मुख्यमंत्री बने। और एक बात ये भी मैं कहना चाहती हूँ अपने जदयू के भाई से कि मनु जी आप देखिए कि महागठबंधन मजबूत रहती तो आप ब्लैकमेल होने की स्थिति में नहीं आते। एक दयनीय स्थिति आपकी ये नहीं आती कि आपको जो है इनके पिछलग्गू बनना पड़ता। आप पहली बार पिछलग्गू बने हैं, आप ध्यान रखिए। आप पॉलिटिक्स को नचाते थे, अब आप उनके शाह और मोदी जी के इशारों पर नाच रहे हैं। तो ये पैथेटिक जो एग्जिस्टेंस आपकी हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजी को कंप्रोमाइज करने के कारण ही हुई है। चलिए ठीक है, हम हार जाए, हम जैसा कि हमारे नेता राजेश राम जी ने अध्यक्ष ने कहा था और राहुल गांधी जी ने भी कहा था कि हम 1 या 100 चुनाव हार जाएं, पर हम अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, जो आप कह रहे हैं उस पर हम मनोज जी से भी जवाब लेंगे। और एक महत्वपूर्ण सवाल भी मेरे पास है जो आज सुबह से ही लोग मेरे से पूछ रहे थे कि जब भी आप डिबेट में बैठिएगा तो इस पर हम जवाब लीजिएगा। सरकार के जो लोग हैं उस पर भी हम आएंगे, लेकिन चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली तो अब नीतीश कुमार जा रहे हैं तो अगला सीएम कौन होगा। लेकिन एक सुबह से मेरे मन में लगातार सवाल उठ रहा है और वो सवाल मेरे ख्याल से तमाम लोग भी समझते होंगे और इस चीज़ का विश्लेषण करते होंगे। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं, मनोज जी, शैली विनोद जी और डॉक्टर राकेश जी। राकेश जी देखिए, एक सवाल आज हम सुबह में फेसबुक पे हमने पोस्ट किया था, कई लोग इस पर सहमति भी जता रहे थे कि भाई अब क्या होगा। पिछले बार अगर 15-20 सालों में नीतीश कुमार के कार्यकाल को देखें, सड़क सुरक्षा, बिजली, तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने काम की, कोई दो राय नहीं है इसमें। लेकिन इस कार्यकाल में उन्होंने उद्योग के ऊपर जोर दिया, उन्होंने बिजनेस के ऊपर जोर दिया, इस दौरान उन्होंने रोजगार के ऊपर जोर दिया, चीनी मिल को लेकर कोशिशें की और लग रहा था कि अगले 5-10 सालों में अब चीज़ें बदलेगी और इंडस्ट्रीज का हब बिहार बनने जा रहा है। और इसमें आप लोग भी समर्थन कर रहे थे सरकार का कि चलिए ये अच्छा कदम है। आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी का अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो इन तमाम चीज़ों पर रोक लग जाएगी? क्योंकि बीजेपी का भी प्रदेश नेतृत्व तो चलाता नहीं, वो केंद्रीय नेतृत्व है और केंद्रीय नेतृत्व में 2 गुजरात के लोग बैठे हैं। वो कभी चाहेंगे कि बिहार में जो भी मजदूर हैं, जो भी काम करने वाले कामगार हैं, वो अब बिहार में ही रुक जाएं और दूसरे प्रदेश ठप हो जाए? यानी जो कारवां शुरू हुआ था, जो रफ्तार हुआ, ब्रेक लग जाएगा? निश्चित रूप से दीपक जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आप देखिए ना कि इतने दिनों से, जब से नीतीश जी कमजोर पड़े हैं, ये हर एक सवाल को इस ढंग से बीजेपी उसको खाए जा रही है। हालांकि नीतीश जी की खुद नीतीश जी इस बात को स्वीकारते रहे हैं कि और सारी चीजें शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का बहुत बड़ा उनका रोल है और वो किए हैं। उसको सुधारने के लिए चाहे जो भी कीजिए आप फिर अभी भी बिहार में, चाहे वो फैक्ट्री की बात हो, रोजगार की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, पलायन की जो मार जनता झेल रही है उसके लिए हो, पढ़ाई के लिए भी पलायन करना पड़ रहा है, स्वास्थ्य के लिए भी पलायन करना पड़ रहा है, नौकरी के लिए भी पलायन करना पड़ रहा है। बिहार में जिस तरह से हर चीज के लिए जनता मारी मारी फिर रही है, तो उसको निश्चित रूप से बीजेपी तो और निश्चित रूप से इस चीज में और ऐड ही करेगी। इस बद से बद स्थिति को बदतर और बनाने के लिए करेगी। अब तो सिंपल सी बात है, इनकी बीजेपी की पूरी स्टाइल ही है कि खुली जो भ्रष्टाचार जो है करने की जो सारी चीजें हैं, अब एकदम सिंपल सा होगा कि एक गुजराती 2 गुजराती लोग मिलकर तय करेंगे और गुजरात में मजदूर ढोए जाएंगे और गुजरात के फैक्ट्रियों को चलाने के लिए बिहार के मजदूर जाएंगे। और फिर जो पैसे कमाएंगे वो पैसे गुजरात के फैक्ट्रियों में बने हुए जो भी सामान होगा उन्हीं पैसे से फिर वो उत्पाद को भी खरीदेंगे। तो सारा चीज यहाँ से सब कुछ ढोने के लिए और गुजरात को डेवलप करने के लिए बिहार का यूज करेंगे। आप देख लीजिए, शिक्षा की भी बीजेपी की है, दिन पे दिन, चाहे सेंटर में देखिए चाहे स्टेट में, जहां भी
की सरकारें हैं, शिक्षा का बजट घटते जा रहा है, शिक्षा महंगे होते जा रही है, महंगाई की बात सॉरी है ही अभी तक। अभी आज की स्थिति ये है ना, नेशनल लेवल पे ना इंटरनेशनल लेवल पे, दोनों लेवल पे हमेशा फेल्यूर होते रही है। और जन सरकार की जितनी भी चीजें हैं उसमें निश्चित रूप से जनता त्राहिमाम कर रही है। उसके अलावा जो आइडियोलॉजिकल जो बातें हैं, जितनी भी, चाहे वो शोषित वंचित समुदाय हो, अल्पसंख्यक हो, गरीब हो, मजदूर हो, उनके हित की जो भी चीजें हैं एक भी नहीं कर रही है। अभी आप देखिए कुछ दिन पहले यूजीसी का जो एक्ट जो लेकर के आया, उसमें भी सरकार जो है उसको लागू नहीं कर पाई। और कुछ लोग जो है मिल करके इस सारे प्रोपेगेंडा को रचने की कोशिश किए। आप देख रहे हैं कि एकदम सिंपल सी बातें हैं, कौन ये चीजें तय करेगा। और जब बीजेपी आएगी तो निश्चित रूप से जनता जो है महंगाई से त्रस्त तो होगी ही, ठीक है सर, का दौर और बढ़ते ही जाएगा, शिक्षा व्यवस्था और बर्बाद हो जाएगी और महंगी तो हो ही जाएगी। और जिस प्रकार 10th पास करने के बाद शिक्षा के लिए कोटा से लेके ठीक है मनोज जी, एक चीज और ठीक है, सब बर्बाद कर दिया जाएगा। ठीक है और सिर्फ हिंदू मुसलमान करके और सांप्रदायिक जो भाईचारा जो है, सांप्रदायिक सौहार्द जो है, उसको बिगाड़ा जाएगा और यहाँ पे लोगों को लड़ाया जाएगा अपने राजनीति। मनोज जी, ठीक है सर। मनोज जी, एक चीज है, शिवानंद तिवारी एक पोस्ट लिखते हैं परसों, और वो कहते हैं कि एक समय था जब बिहार में पिछड़ा, अति पिछड़ा, लव कुश, सवर्ण और तमाम अल्पसंख्यक तमाम लोग एकजुट थे, उसमें बीजेपी सेंध नहीं लगा पाई तो नीतीश कुमार और जॉर्ज साहब एक पार्टी बनाते हैं और उसमें सेंध लगाते हैं, लवकुश को अलग करते हैं। अब यहाँ से नीतीश कुमार पिछले 20 साल से उसकी सियासत करते हैं और सत्ता पे काबिज होते हैं। अब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा तो उसमें भी सेंध लगाया जाएगा, वर्गीकरण किया जाएगा। और जो मेरा दूसरा सवाल था कि जो उद्योग लग रहे थे इस पे अब ब्रेक लगेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो नहीं चाहेंगे कि भाई बिहार में लग जाए और बिहार के लोग बाहर ना जाए। इसकी गारंटी आप लोग देंगे? नीतीश कुमार इसकी गारंटी देंगे? देखिए, जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे, हाँ, वो नीतीश कुमार के अरमानों का ही बिहार बनाएंगे। और मुख्यमंत्री को चुनने में नीतीश कुमार जी की भूमिका सर्वोपरि रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। नहीं, ये तो आपको लगता है ना सर, ये तो आपको लगता है कि सरकार रहेगी तो नीतीश जी की बात को माना जाएगा, जो नीतीश बाबू कहेंगे वही मुख्यमंत्री जी मानेंगे। लेकिन नीतीश जी भी ऐसा नहीं किए हैं सर। जब शरद यादव जी अध्यक्ष हुआ करते थे पार्टी का, और जब मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई नीतीश कुमार बने, और जब शरद यादव पार्टी से हटे, तमाम चीज़ें हुई, जब उनका देहांत हुआ श्रद्धांजलि देने भी नहीं गए थे नीतीश कुमार। तो चीज़ें तो परिस्थितियाँ बदल जाती है ना, जब सत्ता पे कोई व्यक्ति आता है तो फिर मुख्यमंत्री वो है, उसका कमांड पूरे प्रदेश में चलेगा। नहीं, देखिए, आज लालू यादव जी का कमांड पूरे प्रदेश में थोड़े चल रहा है। देखिए, शरद यादव जी का और ये तो कहने में अच्छा लगता है, नीतीश बाबू हमेशा बल रहेंगे, नीतीश बाबू की सुनी जाएगी, जो कहेंगे वही मुख्यमंत्री जी मानेंगे। लेकिन होता नहीं। अगर यही होता तो थोड़े मुख्यमंत्री से अब इस्तीफा देने की नौबत आती। नहीं, देखिए, कहने के लिए नहीं होता है। यहाँ कोऑर्डिनेशन की सरकार है। अच्छा, यहाँ एनडीए की सरकार है। तो कोऑर्डिनेशन का सरकार है सर, तो 25 से 30 फिर से नीतीश, वो कोऑर्डिनेशन कहाँ चला गया? नहीं, कोऑर्डिनेशन कहाँ चला गया? क्या वो आए, हम आए, हम जा रहे हैं, हम किसी को दे रहे हैं। कोई आदमी देखिए जिंदगी भर के लिए मुख्यमंत्री नहीं न रहते हैं, 5 साल के लिए तो है ना। शरद यादव या लालू यादव जी के देखिए लालू यादव जी या आप शरद यादव जी की बात करते हैं तो वो माहौल है ही नहीं। हाँ। राजिया शिवानंद तिवारी जी का, तो शिवानंद तिवारी पहले हैं कहाँ? वो तो कहीं है नहीं, वो तो एक बैगन के डगरा की तरह है, क्योंकि बिहार के मंत्री रहे हैं, ठीक है, एक नेता रहे हुए हैं, इसलिए वो अगर कोई बयान देते हैं तो आ जाते हैं। शिवानंद तिवारी राजद में है कि नहीं है ये भी तो कोई आदमी नहीं बोल सकता है। लेकिन देखिए, इफ बट अंत सब कुछ होता है,
लेकिन अभी जो हमारा एनडीए का जो गठबंधन है वो अटूट गठबंधन है। और आप निश्चित रहिए कि जो नीतीश कुमार जी की कार्यशैली है, जिन जिन चीजों को उन्होंने जनता के विकास के लिए लाया है, नए मुख्यमंत्री कोई भी बनेंगे वो इन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, वो तो अभी आप परसेप्शन मान रहे हैं ना, लेकिन ऐसा होता नहीं आमतौर पे। जो सत्ता की जो हनक होती है ना, वो कुर्सी पे बैठने के बाद ऑटोमेटिक दिखने लगता है। शैलेश जी, आपको लगता है कि नीतीश जी जो चाहेंगे वो मुख्यमंत्री जो बीजेपी का हो वो मान लेंगे? मतलब मेरे ख्याल से तो कभी ऐसा किसी भी राज्य में हमने देखा नहीं। नरेंद्र मोदी जी भी आडवाणी साहब का नहीं माने तो ये क्या मानेंगे? जी जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सबसे पहली बात तो मैं ये पूछना चाहूंगी मनु जी से कि उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि 25 से 30 फिर से नीतीश, इस बात का क्या हुआ? क्योंकि मेरे घर से भी कई लोगों ने नीतीश जी को वोट किया था, जदयू को, नीतीश जी को मुख्यमंत्री रहे इसलिए, भाजपा के कारण नहीं। तो वो लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं कि भाई 5 महीना भी नहीं हुआ और नीतीश जी जा रहे हैं। तो मैंडेट जो है मुख्यमंत्री नीतीश जी के चेहरे पे मिला था। तो ये जो है ठगा ठगी क्यों? 25 से 30 फिर क्या हुआ नीतीश? हम पूछ रहे हैं आपसे कि उसका बताइए कि अच्छा ये कोई बात नहीं है, हवा में सारी बात हवा में हो रही है, ऐसी बात नहीं। और जो दीपक जी आप शुरुआत में क्वेश्चन कर रहे थे कि बिहार में बहुत काम हुआ है, और तो मैं समझती हूँ कि इस प्रश्न में ही आपका उत्तर इनबिल्ट था। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ कि नीतीश जी ने बहुत ज्यादा ऐसा काम कर दिया है। जो आंकड़े हैं, क्योंकि आप जो समृद्धि यात्रा जो करते हैं, समृद्धि किसको कहते हैं? आप हेल्थ के आधार पे बोलते हो, एजुकेशन के आधार पे बोलते हो, रोजगार के आधार पे बोलते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पे बोलते हो, यही ना? लेकिन आंकड़े जो हैं वो कुछ और कहते हैं, जो मैं लेकर के आई हूँ। और मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि जो शिक्षा की स्थिति जो है बिहार में, बिहार का साक्षरता दर सबसे नीचे है। 20 साल वो हम पूरा एपिसोड कर चुके हैं मैडम, मैंने परसों ही इस पे पूरा एपिसोड चलाया। साक्षरता दर सबसे नीचे, हेल्थ इंडेक्स सबसे नीचे, जी जी, तो प्रति व्यक्ति आय 69,000, वो सब हम चला चुके हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात है। तो मैं फिर से अपने दर्शकों को रिमाइंड करना चाहती हूँ कि बार बार ये चीज जो है ना कि बहुत विकास पुरुष ठीक है, उनका इंटेंशन शुरुआत में अच्छा था, उन्होंने शुरुआत सही से किया, पर करते अपने आइडियोलॉजी से ही कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अरे मैं तो कह रही हूँ कि क्या कांग्रेस जाके भाजपा में मिल जाएगी सत्ता के लिए? घुटने टेक देगी? हार जाए तो हार जाए, घुटने नहीं टेकना था नीतीश जी। फिर भी आपसे हम लोगों को सहानुभूति है, और आप देखिए कि दोस्त जब कमजोर होता है तो आप भी कमजोर हो जाते हैं। यही बिहार जो दुनिया को राह दिखलाता था, और देख लीजिए कि ये बिहार भी कैसे बेवकूफ बन गया है कि दुनिया हम पे हंस रही है। तो सबसे पहले तो मुझे ये जवाब चाहिए एज ए जनरल नागरिक, कांग्रेस की नेत्री के रूप में नहीं, कि 25 से 30 फिर से नीतीश, इस दावे का क्या हुआ? ठीक है, हमें बहुत सहानुभूति है कि चेहरे का इस्तेमाल किया गया पोस्टर में, और फिर आप जो है इस तरीके का धोखाबाजी। और ये तो बीजेपी का बिल्कुल चरित्र रहा है कि इन्होंने यूज और एब्यूज, ये यूज और एब्यूज की पॉलिटिक्स करते हैं, और इसको देश में सबसे चिंता की बात है कि इसको न्यू नॉर्मल बना दिया गया है। लोग हंसते हैं, देखो क्या कर दिया बीजेपी के समर्थक लोग। अरे ये नॉर्मल बात नहीं है, और ये बिहार में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे भी मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि जो बिहार की जनता जो है ज्यादा दिन तक ये बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि हमारा जो इतिहास है और जो ये बर्दाश्त नहीं करती है सांप्रदायिक। चलिए राकेश जी, सबसे गंदी चीज इनकी यही है। राकेश जी देखिए, आप लोग समाजवाद विचारधारा के लोग हैं, बिहार की राजनीति को करीब से समझते हैं। मुझे 2 लाइनें याद आ रही है नीतीश कुमार को लेकर और नरेंद्र मोदी को लेकर। 2013 में जब गोवा में घोषणा होती है कि अब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी होंगे, उसके बाद बिहार के पॉलिटिक्स में 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो विरोध करते हैं। एक पहला नीतीश कुमार कि हम इस चेहरे का समर्थन नहीं करते, और दूसरा व्यक्ति होता है सुशील कुमार मोदी जी, जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। और दोनों के राजनीतिक अंत आप समझ रहे हैं। नीतीश कुमार का भी राजनीतिक अंत ही एक तरीके से है। राज्यसभा
सुशील मोदी जी को भेजा गया, बिहार के पॉलिटिक्स से बाहर किया गया और 1-2 साल में जो उनकी स्थिति हुई पूरे बिहार ने देखा, कैंसर से पीड़ित हुए और उनके बाद उनका निधन हो गया। नीतीश कुमार को जीते जी मुख्यमंत्री रहते हुए उनको वहाँ से हटाया जा रहा है। ऐसा ही अभी तक तो यही है परसेप्शन कि भाई बीजेपी ने ज़बरदस्ती हटाया। अब उन्हें दिल्ली की सियासत में शिफ्ट किया जा रहा है। राज्यसभा में आपको भी पता है कोई काम होता नहीं, जैसा पप्पू यादव कहते हैं, जो कानून आ रहा है, जो बिल आ रहा है उस पर चर्चा करना है, कुछ बेहद आपको बड़ा करने के लिए कुछ नहीं होता। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक तरीके से बदला लेने का काम किया कि आपने मेरा विरोध किया, हम देख रहे हैं, हम आप ही को ख़त्म कर देते हैं। निश्चित रूप से दीपक जी, आपका एनालिसिस एकदम सही है। आप देखिए ना, तमाम लोग जो इन 2 लोगों के विरोध में जहां भी रहे उनको खत्म कर दिया गया, चाहे तरीका जैसे भी जी। और उसमें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लोग नहीं, बीजेपी के अलावा भी जो इनके सहयोगी लोग रहे। लेकिन राजनीति भी देखिए ना क्या क्या चाहती है और सब कुछ यही होता है। आप देखिए दोनों मौके पे शरद जी ने विरोध किया था, उनका हश्र जो नीतीश जी ने क्या किया, जॉर्ज फर्नांडिस जी ने भी विचारधारा के नाम पे इनका विरोध किया था, उनका हश्र नीतीश जी ने क्या किया। और आज वही चीज नीतीश जी के साथ हो रहा है, क्योंकि वो लोग भाग गए थे, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस जी हो चाहे शरद जी यादव जी हो, दोनों लोग ये भाग गए थे और उसका विरोध किया था और आज वही हो रहा है। और आज की ताजा खबर है कल की, जो केसी त्यागी जी भी जो हमेशा से एक जेडीयू के कदावर नेता रहे हैं, विचारधारा पे एक घड़ी समझ रही है, वो भी सजेस्ट करते रहे हैं, उनको भी दरकिनार कर दिया गया। और आज देखिए कि जेडीयू की स्थिति क्या है। तो निश्चित रूप से राजनीति एक ऐसा चीज होती है, उसमें और खासकर बीजेपी और आरएसएस के जो भी लोग हैं, जो हमेशा से शोषित वंचित जो समुदाय है, अल्पसंख्यक है, गरीब है, मजदूर है, इनके खिलाफ रहे हैं और सांप्रदायिकता के जहर बोते हैं समाज में, उनके साथ आप जा करके निश्चित रूप से आप जो किया, जो भी आपने विचारधारा के साथ कंप्रोमाइज किया, तो आज नहीं। अच्छा, एक चीज और हम आपसे इसमें थोड़ा सा जानना चाहते हैं, क्योंकि आप प्रोफेसर आदमी हैं और डॉक्टरेट आपके आगे, नाम के आगे लगा हुआ, पॉलिटिक्स को बहुत करीब से समझते हैं। नीतीश कुमार की जब राजनीति शुरुआत हुई, देखिए हम बहुत उम्र में बहुत कम छोटे रहे हैं, लेकिन हम किताबों में पढ़ते हैं उनके बारे में, तो कहा जाता है जब नीतीश कुमार राजनीति की शुरुआत की तो उनके आगे पीछे दाएं बाएं दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते थे, इसलिए वो नीतीश कुमार रहे और जुगलबंदी की, गठजोड़ किया और इस तरीके से कि पिछले 20 सालों से सत्ता के समीकरण को साधते रहे, जबकि उनके कास्ट का वोट ज़्यादा नहीं है, बिहार में 4-3-5% है। अब उनके इर्द गिर्द कौन घूम रहा है? विजय चौधरी भूमिहार, ललन सिंह भूमिहार, संजय झा ब्राह्मण, एक पिछड़ा समुदाय से आते हैं अशोक चौधरी, और वो भी दूसरे पार्टी से आए हैं, आपको भी पता है, वो मौका देखकर बदलते रहते हैं, दामाद बीजेपी में, बेटी एलजेपीआर में, खुद यहाँ पे जहाँ मौका मिला वहाँ पे चीज़ों को भुना ली, इस वजह से उनका पतन हो रहा है। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं, जब सलाहकार आपका आपके सरोकार का नहीं हो तो आपका पतन तो निश्चित मीन्स है ही। आप देख लीजिए, कभी भी हमेशा से आप बात करते हैं कि हम वोट आप लेते रहे इस दलितों से, पिछड़ों से, शोषित गरीब और मजदूरों से, और सलाहकार उस कम्युनिटी से रखे कि जिनका उनसे कोई तालमेल ही नहीं, तो होगा ही निश्चित रूप से। क्यों? क्योंकि वो जेडीयू के लिए, चाहे जिन कम्युनिटी के वोट के लिए आप काम करना चाहते हैं, वो है ही नहीं उस समुदाय से, वो क्या सलाह देंगे? वो तो बीजेपी के एजेंट है। और आज मैं नहीं कह रहा हूं दीपक भाई, जेडीयू के ही तो लोग कह रहे हैं, और तमाम जिनका आपने नाम लिया, इनके विरोध में नारा भी लगा रहे हैं, तो जेडीयू वाले खुद कह रहे हैं। चलिए ठीक है, माना जाए कि पतन के जो पतन में हिस्सेदारी उनके सलाहकार की रही है। चलिए ठीक है, मनोज जी सहमत हैं आप इस बात से? क्योंकि हम तो 10 साल बाद जनता दल यूनाइटेड की स्थिति वही देख रहे हैं कि उस समय मांगने की स्थिति में भी नहीं रहेगा। चलिए अभी तो मांग भी रहे हैं आप लोग, जो आपके सिपा सलाहकार हैं वो इस स्थिति में भी नहीं छोड़ेंगे।
आज तो नीतीश जी के नाम पे वोट भी मांग लेते हैं लोग, नीतीश जी के नाम पे दे देते हैं। ये नहीं कि वो किसी जाति से हैं, ये कि उसने विकास काम किया। उस दौरान तो विकास के नाम पे भी आप लोग वोट नहीं मांग पाइएगा। नहीं, क्यों नहीं मांगेंगे? विकास हम करेंगे तो मांगेगा कोई दूसरा। कोई दूसरा आदमी तो आपने देखा ना, पूरे चुनाव में विकास नहीं हुआ, सरकार ने ये किया वो किया ऐसे किया, इतना आंकड़ा इतना फाकरा इतना टाकरा लेकर रखते रहे। राहुल गांधी 17 दिन घूमते रहे, तेजस्वी यादव 37 दिन घूमते रहे। ठीक है, जनता के ऊपर क्या असर पड़ा? तो मनु जी, जो हम विकास कर रहे हैं मनु जी, सिर्फ आप एक चीज मुझे बता दीजिए ना, आप कह रहे हैं ठीक है हम विकास हम सहमत हैं, सड़क पानी बिजली सुरक्षा आपने तमाम चीजों को दुरुस्त किया, लेकिन अगर एट ओ टाइम आप बिजली बिल माफ नहीं करते, आप महिलाओं को पैसे नहीं देते, ये नंबर्स आता क्या आपको? सब पूरी दुनिया जान रही है कि चुनाव कैसे जीतते हैं। नंबर्स आपको मिलता क्या? नीतीश कुमार तो शैली जी यही कांग्रेस का आदत है, यही कांग्रेस का आदत है। जनता को लात मार के भगा दी, अब दूसरे के भी बीच में टीवी पर बोलने का। अच्छा ठीक है सर, ऐसे हाथ उठाते रहिए, ऐसे हाथ उठाते रहिए। ये चुनाव चिन्ह है, जनता मार खापर को थपड़ा दी, और जो बचा शैली जी में भाग गया। अब कौन मुंह से बोल रही है? राहुल गांधी को है ताकत कि तीनों विधायक को निकाल देगा, है ताकत। अच्छा ठीक है मनोज जी सिर्फ एक जवाब दे दीजिए। शैली जी पानी में डूब के मर जाइए, चुल्लू भर पानी में डूब। अरे सर हो गया, पटना में वैसे भी मौसम गर्माया हुआ है अभी। ठीक है सर, ठीक है मनोज जी सिर्फ मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए। ठीक है सर, शैली जी एक मिनट, मनोज जी सिर्फ एक चीज का जवाब दीजिए। हम सारी बातों से आपका सहमत है कि चलिए ठीक है विकास हुआ, सड़क पानी बिजली आपने तमाम चीज़ों को लेकर दुरुस्त किया, लेकिन नीतीश कुमार का वो बयान भी मुझे याद है कि जब वो विधानसभा के अंदर सीना पे अपना हाथ रख के ठोक कर कहते हैं कि हम बिजली मुफ्त नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव के पहले उनको करना पड़ा। वो मुफ्त योजनाओं के खिलाफ थे, मुफ्त योजनाएं चलानी पड़ी, पैसा देना पड़ा। आपको लगता है वो अगर काम नहीं करते तो आप इतने नंबर से लेके आ जाते बिहार में? स्थिति ऐसी थी। चुनाव से पहले भी हम पूरे बिहार घूम रहे थे सर। देखिए दीपक जी, चुनाव के समय या उससे पहले जो नीतीश जी की जो यात्रा निकली थी, उस यात्रा में जब वो गांवों के अंदर गए, जीविका बहनों से जब उन्होंने बात की तो उनको लगा कि उसको दिया जा सकता है। अच्छा। तो उन्होंने दिया। अब वो चुनाव से पहले ही दिया। और हम तो कह रहे हैं ना कि हमसे ज्यादा देने की ना घोषणा ये लोग कर दिए थे, तो कम से कम 100 के संख्या में तो पहुंचते ना। जनता उस स्थिति में पहुंचा दी कि इसके मतलब कि इन लोगों के ऊपर जनता का कोई विश्वास नहीं है। अच्छा, तो इसीलिए वो सब चीज नहीं है। और चुनाव के टाइम में आदमी बहुत कुछ घोषणा करता है। चलिए ठीक है सर, ये लोग चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। हम आपके दर्द को समझते हैं। शैली भी जी हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, वो भी दर्द को समझते हैं कि अब हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ तम था, किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। तो भाई आपकी तो स्थिति वही है, जिस पार्टी के साथ रहे, जिस गठबंधन के साथ रहे, वही पार्टी को खा रहा है। जिसको सिपा सलाहकार बनाया वही पार्टी का पतन कर रहा है। आग्रह करेंगे ना, हाँ, आशा करेंगे कि शैली जी नहीं, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता मुस्कुराते रहे। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। नहीं वो तो सर शैली जी तो मुस्कुराते ही रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है जिस दिन मनोज जी, ठीक है सर मनोज जी, मुझे लगता है सब लोग मुस्कुराएंगे, लेकिन जिस दिन बिहार गांधी मैदान में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा ना, मैं भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, उस दिन मेरे ख्याल से सबसे आंसू आप ही लोगों के पार्टी के कार्यकर्ताओं के बहेंगे कि भाई हम तो नंबर 1 थे, कहां से कहां चले गए। खैर, लेकिन अब देखना होगा कि क्या स्थिति है। एक आखिरी रिएक्शन, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बन रहा है एनडीए से?
मनोज जी बनेंगे, कोई बिहार के चलिए, ठीक विकास है। करने वाले ही ना बनेंगे। चलिए ठीक है, वो बिहार से बनेंगे और एक बिहार का होना फर्क होता है सर। ठीक है शैलेश जी, सब जो भी बनेगा समर्थन रहेगा आप लोगों का। चलिए अब जो हो गया कि बचाने की भी स्थिति करेंगे नीतीश बाबू को समझाने की। सॉरी, हेलो। हाँ संक्षेप में मैडम, अब समय नहीं है, समझाइएगा नीतीश बाबू को अभी भी कि मान जाइए अब थोड़ा सा। चलिए टेक्निकल दिक्कत है शैलेश जी का। राकेश जी आप लोग समझाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की नहीं शुरू होती है तो दिक्कत हो जाएगा सबके लिए। आरजेडी और कांग्रेस को कहिए विचारधारा की पर आई है, विचारधारा त्याग से, समर्पण से और बलिदान से चलता है। चलिए ठीक है। लालू जी ऐसे नेता है कि हमेशा से बचाते रहे हैं, चाहे रामविलास पासवान जी को राज्यसभा में चुना हो, ठीक है या सर। नीतीश जी जब खत्म हो रहे थे तो उनके साथ गठबंधन करके उनको बचाया। तो समाजवाद और समाजवादी विचारधारा के चलिए ठीक है सर, समय इतना इजाजत देता है, समय इतना इजाजत देता है सर। अब समय इतना ही इजाजत देता है। डॉक्टर राकेश जी और मनोज जी और शैलेश जी, आप तीनों का शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। अब देखना होगा, नीतीश कुमार तो दिल्ली जा रहे हैं, बिहार का सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठता है और किस तरीके से बिहार की दिशा को आगे बढ़ाता है। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए नक्षत्र न्यूज। नमस्कार।